नमस्कार, मैं लिथु मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की दोनों शिकायतों में जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने दिल्ली के सीएम को जमानत दे दी। जमानत 15,000 रुपये के जमानत बॉन्ड और 1 लाख रुपए की जमानत पर दी गई थी। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ईडी की 2 शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किया गया समन के बाद केजरीवाल अदालत में पेश हुए। इस बीच वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि सीएम केजरीवाल आज पेश हुए और जमानत बॉन्ड स्वीकार किए गए और उन्होंने अनुरोध किया था कि निचले कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल है। आज चूंकि हमारी रिवीजन में हमने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे की प्रोसीडिंग स्टे की जाए, कल 6 बजे जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपकी स्टे एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूं। आज चूंकि मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपीयर होने के लिए। हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15-15 हजार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाएं जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं। और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे। अगर उनकी एग्जाम्पशन हुई या वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ हुई तो ठीक है, नहीं तो कानून में तो हर डेट पे आना ही पड़ता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासिर ने कहा कि अदालत ने अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए बुलाया था और जमानत बॉन्ड जमा किया था, जहां जमानत दे दी गई और ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुसार नहीं है और अवैध है। अदालत अब इस पर फैसला करेगी। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है और अदालत जो भी फैसला करेगी हमारा फैसला उसके अनुसार होगा, कानूनी प्रमुख जोड़ा गया। ने आज सम्मन किया था सीएम साहब को और सीएम साहब ने पिछली बार क्योंकि वीसी से अटेंड किया था तो सीएम साहब को जब डायरेक्शन हुई थी तो सीएम साहब ने कहा था मैं फिजिकली अपीयर हूँगा। उसको फॉलो करते हुए आज सीएम साहब अपीयर हुए और बेल बॉन्ड अपने सबमिट किए, बेल ग्रांट हुई और उसके बाद सीएम साहब, क्योंकि बाकी प्रोसीडिंग अभी चल रही हैं, तो सीएम साहब अपना कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करते हुए कोर्ट में अपीयर होके अपनी उनको बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद सीएम साहब निकल गए। देखिए, ईडी के समन्स के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल हैं, तो उसको अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। क्योंकि ईडी कोर्ट में आ गई है, हम लोगों को कोर्ट पे पूरा फेथ है, ईडी भी कोर्ट में आ गई है, तो कोर्ट अब जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमारा। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बॉन्ड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो 2,000 रुपये का भार उठाने वाले एक युवक को सहयोगी युवाओं द्वारा अपहृत किया गया। अपहरण के बाद युवक को नंगा कर बेल्ट और लाठियों से बर्बरता से पीटा गया। उसे कई स्थानों पर ले जाकर बधोया गया और सवेरे तक पीटा गया। अपराधियों ने नंगा पीटने के वीडियो वायरल किया। पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज की, जिससे पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सिंह नाम का लड़का आया मेरे घर पे और बहाने से बुलाया मुझे बाहर और उसके बाद 10-12 लड़के आए, मुझे मारने लगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, रामला पीछे बेल्टों से मारा, नंगा करके मारा। फिर मैं अगले दिन जब पूरी रात मुझे मारा, जब सुबह मैं छूट के आया इन लोगों के पास से, फिर 10 बजे रात में इधर सुबह मैं आया यहाँ पे थाने में। अब सर सैलियन सर हैं, उनसे मैंने कंप्लेन की बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किस तारीख को आपने प्रार्थना पत्र दिया था? मैंने 13 तारीख को दिया था, 13 को सुबह। 13 को सुबह प्रार्थना पत्र दिया था आपने। और आपकी कार्रवाई कब तक नहीं हुई? 2 दिन 15 दिन, आज 15 तारीख है, आज की। और आपने प्रार्थना पत्र किसको दिया था? शैलेंद्र कुमार सर। आपकी सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, एफआईआर कब हुई आपकी? एफआईआर कब हुई आपकी? एफआईआर मेरी आज 15 तारीख को हुई है। अच्छा, ठीक।
रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हर्ष विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर इस बात की सूचना दी गई कि उनके साथ कुछ व्यक्ति के द्वारा उनको घर से बुलाकर ले जाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान ही उनका मोबाइल छीन लिया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि इन लोगों ने उनका एक नग्न वीडियो भी शूट किया है। इस सूचना पर तत्काल ही रावतपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और तुरंत ही पुलिस के द्वारा उसमें नामित 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान 2 अन्य व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। इस पूरे प्रकरण में यह जो पूछताछ हुई तो यह पता चला है कि इन दोनों लोगों के बीच पैसे को लेकर के विवाद था। पीड़ित पक्ष के द्वारा कुछ पैसे लिए गए थे जो उनके द्वारा न लौटाने पर इस तरह से इनके द्वारा हरकत की गई है। इसमें जो मुकदमा लिख करके जो अन्य विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। भौगांव तहसील के ग्राम बीरामपुर सतघरा के ग्रामीणों ने चुनाव में वोट न देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि रेलवे फाटक बंद करने पर ग्रामीणों में जताया विरोध। स्थिति को शांत करने के लिए एसडीएम पहुंचे और उनके आश्वासन पर ग्रामीण वापस लौटे। समाधान न होने पर लोकसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार। हमेशा विभिन्न कारणों से सुर्खियों में फंसे रहने वाले संत कबीर नगर जिले के सदर भाजपा के विधायक अंकुर राज तिवारी के खिलाफ एक और प्रमुख आरोप लगा गया है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि विधायक के पैतृक गांव के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने किया है। इस मामले का संबंध एक सरकारी दुकान के चयन से है, जहां उसके पसंदीदा व्यक्ति का चयन नहीं होने पर विधायक तिवारी ने शक्ति के प्रभाव में स्थानीय अधिकारियों को दबाव डाला। चयनित कोटे को देने की बजाय उस कोटे को दूसरे गांव में स्थानांतरित करने का आरोप किया है। इसकी सूचना पाने पर चयनित कोटे धारक ने डीएम के साथ मिलकर मामले की पूरी न्याय के लिए शिकायत दर्ज कराई है। हम डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने आए हैं। कोई कोटे का मैटर है। हमारे यहाँ के विधायक जी माननीय श्री अंकुर तिवारी जी कोटे को पारित नहीं होने दे रहे हैं। ये अपना दबाव बीडीओ साहब के यहाँ भी बनवाए थे। हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ से एप्लीकेशन डाल के गए। डीएम साहब बीडीओ साहब से कह कर के पारित करवाए। अब फाइल आकर के एसडीएम साहब के यहाँ रुकी है। यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ 3-4 दिन से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। वो कहते सुबह आओ शाम में आओ, और अब आज सुबह में जब गए मुलाकात करने फिर मुलाकात नहीं हुई। कहते हैं कि यहाँ राजनीतिक दबाव हमारे अंकुर तिवारी जो विधायक हैं सदर के, ये दबाव डाल रहे हैं। हमारे गांव का कोटा 1.5 सालों से इसी तरह से घुमा रहे हैं। पहला कोटा निरस्त करवाने के बाद जब खुली बैठक में डीएम साहब के आदेश से हुआ है, फिर भी इसको कह रहे हैं मान्य नहीं होगा, फिर से चुनाव करवाइए। इसी से पीड़ित होकर के फिर डीएम साहब के यहाँ आए हैं एप्लीकेशन देने। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए 15 मार्च 2024 छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री OP चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने की। पर्यावरण सुरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर चर्चा करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री OP चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को बदलते हुए वक्त को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सतत विकास के लिए अपने बजट में 2047 में छत्तीसगढ़ को भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के रूप में ही अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट 2047 की तैयारी की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की स्थापना के दिन 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य है और इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ भी है। इसके साथ हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है और अगले 5 साल में
इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है और अगले 3 साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा IT हब के रूप के जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू होगी। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सभी 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। उन्होंने कहा, बीजेपी के लिए जबकि कांग्रेस के लिए 11 उम्मीदवार जुटाने मुश्किल है। कांग्रेस के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए कोई भी उनके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा के चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और लगातार हमारी बैठकें हो रही है और अब विधानसभा के सम्मेलन पार्टी ने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है जनता का मूड देखकर, क्योंकि जनता ने तय कर रखा है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इसके कारण से आम जनता ने तय कर रखा है तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने के लिए, और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। देखिए, ये भ्रष्टाचार के आरोप में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता पूरी तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पर भरोसा करती है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। पिछले 5 सालों में किसने राजनीति का स्तर गिराया, किसने प्रशासनिक स्तर को गिराया, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है और इसलिए नैतिकता की बात करना कांग्रेस को कहीं भी शोभा नहीं देता है। देखिए, एक बहुत बड़े वर्ग के वे सम्माननीय है और लगातार कांग्रेस पार्टी में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के समय संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उनकी घर वापसी हुई है। बहुत सम्माननीय समाज के व्यक्ति हैं और इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। देखिए, प्रशासनिक फेरबदल ये रूटीन के प्रशासनिक काम है। अधिकारियों को अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारी देना ये प्रशासनिक व्यवस्था का, शासन प्रणाली का हिस्सा है। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है। किन मुद्दों पर कांग्रेस बात करना चाहती है? आज बात करें छत्तीसगढ़ के विकास पर, आज बात करें देश के विकास पर कि 2014 से पहले देश के हालात क्या थे, 2014 के बाद आज देश के हालात क्या हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हुई है, देश में कैसे अधोसंरचना का विकास हुआ है, देश कि अर्थतंत्र कैसे मजबूत हुई है, आम लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। आज 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 11 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में आवास बना है। बात कांग्रेस पार्टी इन बातों पर करे। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नियत विहीन है, इसलिए आज कोई कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ भाइयों एवं बहनों, जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने देश को अपना परिवार माना है। नवनीत सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। भारत सरकार ने उन्हें 3 वर्षों की तैनाती दी है। नवनीत सहगल पूर्व यूपी के प्रमुख IAS अधिकारी हैं और पिछले वर्ष रिटायर हुए थे। उनके पास कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम का लंबा अनुभव है और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में विशेषज्ञता हासिल है।
भारत सरकार ने उन्हें उसी से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक आज एक दिवसीय दौर पर रायगढ़ पहुंची। कलेक्ट्रेट सृजन सभा कक्ष में महिलाओं से संबंधित विभिन्न शिकायतों और समस्याओं पर जन सुनवाई की। आज उन्होंने 40 प्रकरणों की सुनवाई की और पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी 249वीं जन सुनवाई है। पति पत्नी घरेलू झगड़े जैसे मामले को निपटाया गया और उन्होंने कहा कि उनका 3.5 साल कार्यालय हो गया है। पिछले 2 महीने में महिला उत्पीड़न संबंधी मामले के बढ़ने या घटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला घटना या बढ़ना यह पुलिस वाले ही बता सकते हैं। लोगों का पुलिस या कोर्ट जाने की अपेक्षा महिला आयोग ने भरोसा जताया और 4000 से अधिक मामले डिस्पोजल आयोग कर चुकी है। रायगढ़ में हमारी ये 249वें नंबर की जन सुनवाई है और रायगढ़ जिले की 6वीं जन सुनवाई है। आज हम लगभग 40 केस लेकर के आए थे और आज काफ़ी अच्छे और नए तरह के केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक पति पत्नी का सुलहनामा समझौता भी हुआ है और CSCB के अगेंस्ट एक केस था जिसमें हमने टीम का गठन किया है ताकि मृतक की माँ को भी उसका मुआवजा प्रॉपर मिल पाए। पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई है पर मृतक की माँ को कोई उसके हक अधिकार नहीं मिले हैं, तो उनके बीच में सुलहनामा स्टाम्प पेपर में तैयार ही हम आयोग के द्वारा कराएंगे। 11 तोला वाला क्या मामला है? वो इस लेडी ने शिकायत किया है कि मेरा 11 तोला सोना 10,000 रुपये के एवज में रखा था और मिला नहीं है, पर उसकी बातचीत से ऐसा लगा कि वो 11 तोला की बात जो कह रही है वो उपयुक्त नहीं लग रही है, तो अभी उसकी सुनवाई करेंगे अभी हम। मैम बताएं, आप 3.5 साल लगभग आपका कार्यकाल हो गया है। छत्तीसगढ़ में महिला संबंधी उत्पीड़न जो हैं वो मामले बढ़े हैं या घटे हैं अभी तक? देखिए, मैं इसको मामले बढ़ना या घटना ऐसे ऑथेंटिक नहीं कह पाऊंगी क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। मैं ये कह सकती हूँ कि कोर्ट और न्यायालय जाने की जगह महिलाएं महिला आयोग के पास आई हैं और लगभग 4000 से अधिक मामलों का मैं डिस्पोजल कर चुकी हूँ। तो ऐसी दशा में, और जब क्योंकि कोविड के समय में मेरी नियुक्ति हुई थी जब न्यायालय भी बंद थे, तो ऐसे समय में महिलाओं को रिलीफ दिलाने में महिला आयोग ने भरपूर काम किया था। इस कारण महिलाओं का महिला आयोग पर विश्वास बढ़ा है। गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने लोक लेखा समिति से इस्तीफा दिया। उन्हें सपा के विधायक चुना गया था और राज्यसभा चुनाव में एमएलए राकेश ने क्रॉस वोटिंग की थी, जहां एनडीए प्रत्याशी को उन्होंने अपना वोट दिया। एक्स पर सक्रिय विधायक ने चिट्ठी डालकर इस्तीफा दिया और अपनी पुत्री के विवाह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शनिवार 16 मार्च को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिंह लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। अजय प्रताप सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अजय प्रताप सिंह सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सीधी लोकसभा सीट से डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। अजय सिंह 2018 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। ललितेश पति त्रिपाठी, जो भदोही से उत्पन्न हैं, आगामी चुनावों के लिए एक प्रमुख प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ललितेश को अपने क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशी चुना है। चुनावों में ममता बनर्जी के राजनीतिक दल के क्षेत्र तले भाग लेने का निर्णय लेते हुए त्रिपाठी निर्वाचकों की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करने का उद्देश्य रखते हैं। इसके अलावा उनके चुनावी गठबंधन के एक पहलू के रूप में समाजवादी पार्टी ने भदोही सीट को तृणमूल कांग्रेस को सौंपी है, जिससे उनके चुनावी मैदान में सहयोग को मजबूत किया गया है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।